नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। जहां हुकूमत अच्छे काम करेगी तो हम वहां पर हुकूमत को दाद देंगे, उसकी तारीफ़ करेंगे। एक बहुत ही अच्छा इक़दाम हुकूमत ने माजी के चंद दिनों में लिया है, वो ये है कि वीज़ा के लिए एक तो ई वीज़ा सहूलत और इसके साथ साथ दूसरी जो सहूलत बहुत सारे ममालिक को दी गई है वो है वीज़ा ऑन अराइवल, जिसके लिए हुकूमत जो है उसको बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए। बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहां पाकिस्तानी जाकर अपने जो है वो पासपोर्ट्स को तर्क कर चुके हैं, अब वो पाकिस्तान आसानी से आ सकेंगे। लेकिन चंद इक़दामात हुकूमत के ऐसे हैं जो कि परेशान कौन हैं, जिसमें एक जो है वो ऑटो पॉलिसी है। पाकिस्तान की एक मुस्तनद ऑटो पॉलिसी मौजूद नहीं है। ऑटोमोबाइल इंपोर्ट के लिए भी जो मैं कहूँगा कि वाज़े किस्म के उसूल होने चाहिए वो भी मौजूद नहीं हैं। और पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की मैं कह सकता हूँ कि पीपल फ्रेंडली, क्योंकि इस पॉलिसी को पीपल फ्रेंडली होना चाहिए, इंडस्ट्री फ्रेंडली हो नहीं हो इसके मुतालिक मैं अपनी राय नहीं दूंगा, लेकिन पीपल फ्रेंडली ज़रूर होना चाहिए। मेरे साथ आज बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे जो इस मौजू के ऊपर बड़ी महारत रखते हैं और उन्होंने में बहुत शोहरत कमाई है। वो हैं जनाब सुनील सरफराज मंच साहब, जो कि चेयरमैन हैं पाकव्हील्स.com के, और उनके साथ इस मौजू पे बात करेंगे। वेलकम करता हूँ आपको शो में। जी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। सुनील साहब, अब बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो कि अवाम को बहुत तंग करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैंने देखा है पाकिस्तान के अंदर, वो फोकस होता है कॉस्ट पे, प्राइस पे। गाड़ियाँ पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा महंगी हैं। हम एक गरीब मुल्क हैं, हम छठे सबसे ज़्यादा आबादी वाले मुल्क हैं, हमारे यहाँ वसाइल मौजूद नहीं हैं। मीडिया में इस चीज़ को मैं बार बार उजागर करता हूँ। गाड़ी खालिसतन पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करने की कैपेबिलिटी भी नहीं मौजूद। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर गाड़ियाँ दुबई से अगर मवाजना किया जाए तो भी महंगी हैं। अगर किसी तरक्की पजीर मुल्क से भी मवाजना किया जाए तो भी पाकिस्तान के अंदर गाड़ियाँ कदरे महंगी हैं। आम आदमी को भी सस्ती गाड़ी मुयस्सर नहीं है। इसके बारे में आप अपनी राय दें। सबसे पहले तो अली मैं आपकी वो बात क्लियर कर दूं कि आपने कहा था कि पाकिस्तान में कोई ऑटो पॉलिसी नहीं है। जी, ऑटो पॉलिसी 2015 में जो है ना उसको वज़ा कर दिया गया था नवाज शरीफ साहब की जो गवर्नमेंट थी उसके अंदर, और बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव ऑटो पॉलिसी है जिसके तहत पहली बार पाकिस्तान में तकरीबन 9 नए एंट्रेंट्स जो हैं, जो गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनियाँ हैं, वो आ रही हैं। और एक जो लोगों को एक मार्केट में एक वो था ना, एक हिजान था कि सिर्फ 4 गाड़ियों की कंपनियाँ थीं और बड़ी लिमिटेड गाड़ियाँ देते थे, कंपटीशन भी इतना खास हेल्दी नहीं था, वो तो ख़त्म हो गया था। बट मसला जहाँ से क्रिएट होता है, मसला इस चीज़ से क्रिएट होता है कि हमारे मुल्क में ऑटो पॉलिसी को छोड़ के एक SRO का कल्चर है कि जिसका दिल करता है वो ओवरनाइट एक SRO इशू करके गाड़ियों की पॉलिसी को चेंज कर दिया जाता है। देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई भी इन्वेस्टर आए, कंपनीज आए या कोई इंडिविजुअल बिजनेस करे, उसको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये चाहिए होती है कि क्लैरिटी हो पॉलिसीज़ में, और दूसरी चीज़ कंटिन्यूटी हो। बेशक पॉलिसी गलत हो अच्छी हो, हमने हमेशा ये पढ़ा है इकोनॉमिक्स में कि किसी भी पॉलिसी को बेशक वो गलत हो या अच्छी हो, अगर आप कंटिन्यूशन में रखेंगे ना तो वो बेहतर रहेगी। मैंने एक चीज़ की वजाहत आपको कर दूं, मैंने खालिसतन ऑटो पॉलिसी की गैर मौजूदगी नहीं बल्कि मुस्तनद ऑटो पॉलिसी की गैर मौजूदगी का जिक्र किया था। जाहिर बात है उसके ऊपर आपकी राय मौजूद है। मुस्तनद के माने ये हैं कि इफेक्टिव और एप्लीकेबल और रिजल्ट ओरिएंटेड। बिल्कुल, तो ये मेरी एक राय है, मैंने अपनी राय पेश की थी। जी, ऑटो पॉलिसी मौजूद है। जी, मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इशू ये है कि जब ओवरनाइट SRO इशू किए जाते हैं तो पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं ओवरनाइट, लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट की होती है या लोगों का जो प्लानिंग होती है वो सारी इफेक्ट होती है। अब रिसेंटली देख लें, अभी एक SRO आया है जिसके तहत इंपोर्टेड गाड़ियों के ऊपर काफ़ी तकरीबन कहे बगैर बैन लगा दिया गया है, और उसकी रीज़न बेसिक ये दी गई है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट आपके नेगेटिव हैं, डॉलर के ऊपर प्रेशर होता है, तो उसको कर्व करने के लिए आपने जो है इंपोर्टेड गाड़ियाँ जो यूज आती थी मार्केट में उसको रोक दिया। जी ठीक है, जिस तरह अभी आपने कहा कि देखें पॉलिसी जो भी बनाई जाती है वो देखना ये चाहिए कि आवाम के साथ क्या हो रहा है। अब आवाम की साइड पे आप आ जाएं, लोकली मैन्युफैक्चरिंग गाड़ी जो है वो 6 से 7 महीने के जो है वेट के ऊपर है। लोकल गाड़ियों के ऊपर प्रीमियम है जिसको उर्फ़ आम में ऑन कहा जाता है। और इंपोर्टेड गाड़ियाँ जो कि पाकिस्तान में आती हैं, अगर मैं आपको थोड़े स्टेटिस्टिक्स दे दूँ, साल में तकरीबन 2.5 से पौने 3 लाख गाड़ियाँ लोकली प्रोड्यूस होती हैं और 50 से 70 हज़ार गाड़ी इंपोर्ट होती है। उनमें ज़्यादातर वो गाड़ियाँ जो कि लोअर टीयर की गाड़ियाँ हैं, 660 सीसी गाड़ियाँ हैं, जिसमें लोग एक मिनी बजट समझ लें कि एक लिमिटेड बजट के अंदर अपनी जो नीड को पूरा करते थे।
अब जब आपने एक पॉलिसी ले आए कि जी आप इंपोर्टेड गाड़ी को बैन कर रहे हैं, या तो आप उसका ऑल्टरनेट क्रिएट करें या लोकल मैन्युफैक्चरर्स को फोर्स करें गवर्नमेंट के हर मैन्युफैक्चर जो 1000 सीसी से नीचे बैंड में गाड़ी ज़रूर लेके आए, जबकि ऐसा नहीं है। अभी अगर हम देखें तो 1000 सीसी के नीचे सिर्फ एक ऑटो मैन्युफैक्चरर है जो गाड़ी बना रहा है जी, और अभी एक और कंपनी आई है वो बना रही है। सो अगर आप जब तक ऑप्शंस को इंक्रीज नहीं कर सकते, एट द सेम टाइम आप इंपोर्ट पे उस पर बैन लगा रहे हैं, प्लस आप ये नहीं देख रहे कि जो इंपोर्टेड गाड़ियों का रेवेन्यू है वो भी आपको लॉस होगा जो उसमें ड्यूटी थी, प्लस उससे रिलेटेड जितनी इंडस्ट्री है जो कि वर्कशॉप्स हैं, शोरूम्स हैं, उन पे काम करने वाले लोग हैं, या ऑक्सिलरी इंडस्ट्री जो है वो तमाम जो है खत्म हो जाएगी। देखें लेकिन इसी तरह मैं अगर आप सुनील साहब यहाँ पर ये बात आपने बड़ी अहम की है, मैं एक एक नुक्ते को लेकर चलूं क्योंकि बहुत सारी आपके पास मालूमात हैं। सबसे पहले तो आपने जो जिक्र किया ऑटो पॉलिसी का 2015 की, तो 4 न्यू एंट्रेंट्स हैं वो भी आ रहे हैं, बिल्कुल जैसे सीपेक का मंसूबा पाकिस्तान में आ रहा है लेकिन आ ही नहीं रहा। इसी तरह जो है वो ये ऑटो पॉलिसी के रिजल्ट में भी जो असेंबलर हैं वो आ रहे हैं, हर साल वो आ रहे होते हैं, फिर वो नहीं आते। मैंने सुना था कि रेनो पाकिस्तान आ रही है, वो भी नहीं आई। ये किसी ने बहुत ही अंधेरे में तीर चलाया कि जनाब अल्फा रोमियो तक पाकिस्तान आ रही है, उसमें से भी गैस निकल गई, हवा निकल गई। फिर लोगों ने कहा जी मर्सिडीज तो कब से आना चाह रही है 1978 से, लेकिन कुछ डीलरशिप्स की वजह से वो नहीं आ पा रही। मर्सिडीज भी कुछ नहीं आई, वोक्सवैगन का सुना था कुछ नहीं आया, 1 रुपया नहीं आया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे यहाँ बात की जा रही है लेकिन नहीं आई। तो इसके बारे में थोड़ी वजाहत करें। ये पॉलिसी तो ज़रूर मौजूद है, एक भी असेंबलर नया नहीं आया। जी सर, उसके मैं आपको वजाहत करता चलूँ कि हमारे यहाँ लोगों में थोड़ा ना एक होता है कि वेट लोग नहीं करते या क्लैरिटी नहीं होती न्यूज़ की, खास तौर पे ऑटो रिलेटेड न्यूज़ जो है ना उसके बारे में लोगों को बहुत सीख करते हैं लोग के इन्फॉर्मेशन मिले, फिर लोग गलत खबरें भी देते हैं कि अल्फा रोमियो मर्सिडीज। ऐसा कुछ नहीं है, 9 नए एंट्रेंट्स आ रहे हैं जिनमें से अगर आप ऑपरेशनली देखें तो अभी सुजुकी की गाड़ी मार्केट में आ चुकी है, एक और जो है यूनाइटेड के नाम से गाड़ी वो भी आ चुकी है मार्केट में। इसी साल आपको होंडाई मिल जाएगी, किया मिल जाएगी, और अगर आप देखें जो रेनो का आप कह रहे थे, रेनो जी इंशाल्लाह इस साल नहीं तो अगले साल के एंड में आ जाएगी, बिकॉज इनके प्लांट लगने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। बट मुझे जो एप्रीहेंशन है वो ये है कि अगर आप इन सब लोगों से मिले जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लेके आए हैं, उन सब का सबसे बड़ी जो खौफ और डर ये होता है कि पॉलिसियाँ ओवरनाइट चेंज की जाती हैं। एक गवर्नमेंट जाती है तो दूसरी गवर्नमेंट आने वाली जो है गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज हैं उनसे एग्री नहीं करती। इन्वेस्टर को इससे ताल्लुक नहीं कि आपके मुल्क में कौन हुकूमत कर रहा है, उनको एक इन्वेस्टर फ्रेंडली एनवायरनमेंट चाहिए। जैसे माजी में आपके सामने रखता हूं कि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर ह्यूंडई गाड़ी आई थी मेरे ख्याल से, जो मुझे याद पड़ता है ह्यूंडई गाड़ी आई थी, लेकिन शायद सिलसिला आगे बन नहीं पाया। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, किया गाड़ी आई थी पाकिस्तान के अंदर, मकबूल हुई, फिर क्या हुआ इसके बारे में बात करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू जारी है, हम बात कर रहे हैं सुनील सरफराज मंच साहब के साथ जो कि चेयरमैन है पाकव्हील्स.com के। और ब्रेक पे जाने से पहले मेरे ख्याल बहुत से मौज़ूआत के ऊपर उन्होंने जो है वो हमें अपना तज्ज़िया पेश करके दे दिया है। अब ये कि एक एक नुक्ते को उठाना पड़ेगा क्योंकि बड़ा वसी मौजू है। सुनील साहब, बात यह है कि लोकल असेंबलर्स के अंदर 3 ही कामयाब चल रहे हैं, बाकी लोगों ने अपनी ट्राइयाँ ज़रूर की हैं। इस तक के बहुत सारे लोगों ने इंपोर्ट भी करने की कोशिश की है और कोशिश की है सर्विस सेंटर वगैरह चलाएं। माजी में शेवरले भी आई, जैसे मैंने आपको बताया, किया भी मार्केट में चलाने की कोशिश की, वो इस हद तक कामयाब नहीं हुई। ह्यूंडई आई, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आई ह्यूंडई के साथ, बहुत बड़ा ग्रुप उसको लेकर आया, लेकिन वो मामला भी आगे नहीं बढ़ सका। ओपल गाड़ी को लेकर आ रहे थे, बहुत बड़ा ग्रुप ला रहा था, वो भी नहीं हो सका। फोर्ड का सिलसिला बन रहा था, वो भी नहीं हो सका। आप बड़े पुरुमीद हैं कि आगे चल के ये नए जो 9 एंट्रेंट्स हैं ये कामयाब रहेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं कि क्यों, क्या माहौल अब तब्दील हुआ है। जी सर, सबसे पहले तो माहौल ये तब्दील हुआ है कि जिस तरह आपने बताया कि किया और होंडा पहले भी पाकिस्तान में आए थे, जी, बट उसमें जो फेलियर की बड़ी वजह थी वो उनका बेसिकली बिजनेस मॉडल या जिस ग्रुप्स के साथ वो आए थे उनके पर्सनल फाइनेंशियल इशूज थे, जिसकी वजह से वो कामयाब नहीं हुए थे। जी। और अगर आप कंज्यूमर की बात करें, कंज्यूमर डिमांड मौजूद थी, किसी भी कंपनी को बिजनेस करने के लिए कंज्यूमर डिमांड सबसे इंपॉर्टेंट है, वो थी। अभी भी पाकिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक हमारे पास एक्सेस डिमांड है, तो जो भी कोई कंपनी पाकिस्तान में आती है तो उसके लिए मार्केट तो मौजूद है।
और अब जो नए आने वाले एंट्रेंट्स हैं उसमें काफ़ी सीरियस प्लेयर्स हैं, और वी आर होपफुल कि इट्स अ गुड टाइम फॉर पाकिस्तान ऑटो इंडस्ट्री अगर हमारी गवर्नमेंट जो है उनसे किए हुए प्रोमिस को पूरा करे और अपनी पॉलिसीज़ को स्टेबल रखे, तो मेरा ख्याल है कि अच्छी इन्वायरमेंट है। सबसे बड़ा इशू ये है कि लोकल मैन्युफैक्चरर्स की क्वालिटी पे कोई चेक नहीं है जी। आज भी दुनिया में जो मॉडल ऑब्सोलीट हो चुके हैं हमारे मुल्क में वही मॉडल लोगों को दिए जा रहे हैं। दूसरी चीज़, ऐसी एसेसरीज या ऐसी ऑप्शन जो कि दुनिया में सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मैंडेटरी हैं किसी गाड़ी में, हमारे मुल्क में उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे दे के एज एन ऑप्शन कंज्यूमर को दिया जा रहा है, बिकॉज कंज्यूमर के पास पावर नहीं है। जी। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक चीज़ बताएं कि वो आजकल सोशल मीडिया पर भी ये जोक चला था 10 ईयर चैलेंज। एक गाड़ी जिसका डिज़ाइन, मैं नाम नहीं लेता, पाकिस्तान के अंदर 10 साल से उसका डिज़ाइन चेंज नहीं हुआ, वो एक ही शक्ल के अंदर पाकिस्तान में बिक रही है और इतनी महंगी बिक रही है। मेरे ख्याल से अगर उसकी कन्वर्जन की जाए दिरहम के अंदर तो दुबई में तो बहुत अच्छी सेडान मिल जाएगी उतने पैसों में। सर उसकी वजह यही है, मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में ना पहले कंज्यूमर के पास पावर नहीं थी, 3-4 कंपनियां थी और कंज्यूमर जो है वो लिमिटेड पावर के साथ जाता था। और जिस तरह आप एक गाड़ी का जिक्र कर रहे हैं 10 ईयर चैनल, यहाँ पे तो ऐसी गाड़ियां हैं जिन्होंने 30 साल का चैलेंज भी पास किया, वो 30 साल से सेम आ रही हैं। रीजन ये थी कंज्यूमर के पास पावर नहीं थी, ऑप्शन नहीं थी। हाँ, मैं समझ गया आपके इशारे किस तरफ हैं, लेकिन कंपनी का नाम नहीं लूंगा, नहीं तो वो बफर जाएंगे और उछल पड़ेंगे कि साहब हमारे बारे में ही बात हो रही है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैंने आपसे पूछनी थी कि मैं अमेरिका गया तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने उनको बोला भाई हमारे मुल्क के अंदर तो कामयाबी का स्टेटस का जो बुनियाद होती है वो होती है टोयोटा करोला। मैंने टोयोटा करोला ख़रीद ली, इसके माने ये कि उन्होंने कहा ये तो बेसिक एंट्री सेडान है हमारे मुल्क के अंदर, इसको तो हम कंसीडर नहीं करते। तो पाकिस्तान के अंदर तो मैंने देखा है जो ख़रीद ले टोयोटा करोला वो तो मोहल्ले में लोगों से नज़रें मिलाना छोड़ देता है। उसकी रीज़न ये देखें ना, पाकिस्तान में इतना हैवी टैक्सेशन है गाड़ियों के ऊपर, ख़ास तौर पर ना सिर्फ इंपोर्टेड गाड़ियों पे, लोकल गाड़ी भी अगर आप देखें तो उसमें टैक्स कंपोनेंट इतना ज़्यादा है कि अगर आप टोयोटा की बात करें या होंडा की हाई वेरिएंट की बात करें तो 3 मिलियन प्लस में चली गई वो गाड़ियाँ। पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्योंकि हमारे जो करेंसी है वो डिप्रिशिएट की जा रही है, डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है और इन गाड़ियों में काफ़ी चीज़ें इंपोर्टेड लगती हैं। तो अगर आप पिछले साल में देख लें तो पिछले साल से लेकर अब तक 4 से 5 दफ़ा प्राइसेस इंक्रीज़ हो चुकी हैं। जी जी बिल्कुल, ये बड़ी अहम बात है। इस पर भी हमने बाकायदा एक प्रोग्राम किया था कि जो गाड़ियों की कीमतें हैं उनके अंदर जो इजाफा हुआ है उसके क्या क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे एक चीज़ की और वजाहत चाहिए। बात यह है कि देखें हमारे मुल्क के अंदर मैंने ऐसा महसूस किया है कि हम गाड़ी की एक प्राइस या कॉस्ट कोट करते हैं, लेकिन एम ये कि उसके साथ बहुत सारे एक्सपेंसेस इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, दूसरे ममालिक में भी उसे नहीं गिना जाता, जैसे कि इंश्योरेंस एक्सपेंस है, ट्रैकर के चार्जेस हैं, नंबर प्लेट है, वगैरह वगैरह, टैक्सेशन वगैरह, ट्रांसफ़र फ़ी, ये सब मिलाकर आप सही कह रहे हैं काफ़ी गाड़ियों की कीमतें जो है वो 3 मिलियन से कहीं ऊपर हो जाती हैं। इसके मुतालिक भी हुकूमत को सोचना चाहिए, नहीं? देखिए, यही मैं कह रहा हूँ ना, हुकूमत को सोचना ये चाहिए कि हुकूमत पॉलिसियाँ जब बनाती है तो वो ये देखे कि जो न्यू एंट्रेंट्स आ रहे हैं, अगर मैं हुकूमत में हूँगा और मैं नेगोशिएट कर रहा हूँ किसी कंपनी से, तो आई विल मेक श्योर कि जो अवामुन नास के लिए गाड़ी है जो कि 1000 सीसी से नीचे, मैं सब कंपनियों को अपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करते पहले उनसे ये सबसे पहली शर्त रखूं कि आपको इकोनॉमी सेक्टर के लिए गाड़ी बनानी है। जो भी कंपनी आ रही है, ऑब्वियसली बात है, दे आर हेयर फॉर बिजनेस, दे आर नॉट हेयर फॉर सोशल सर्विस, बट एज अ गवर्नमेंट माई रोल शुड बी कि मैं अपने लोगों के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करूँ। येस, इन्वेस्टमेंट कमिंग इज गुड, बट उन्होंने इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट वापस ही लेके जाना है। हमारे अवाम को उन्होंने क्या दिया हमने ये देखना है, और इकोनॉमी सेक्टर के अंदर कोई भी गाड़ी मौजूद नहीं। अगर आप अभी भी देख लें तो नए आने वाले एंट्रेंट में से भी कोई बंदा नहीं है सिवाय एक आधी कंपनी के जो 1000 सीसी से नीचे गाड़ी दे रहा हो। और अगर आप आवाम से मिलें तो ये जो आप 3 मिलियन प्लस की बात कर रहे हैं, ये बहुत थोड़ी सी परसेंटेज है लोगों की जो उसमें इंटरेस्टेड होते हैं। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि जी हमें 10 लाख से नीचे की गाड़ी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आज की तारीख के अंदर तो आप 660 सीसी की गाड़ी लेने चले जाएं, मेरा नहीं ख्याल आपको 10 लाख में मिल जाएगी। अभी नए मॉडल की यूज्ड में शायद आपको मिल जाए। नहीं, कोई भी गाड़ी आपको जो 0 मीटर है वो सिर्फ 2 कंपनियों के अलावा कोई भी गाड़ी 10 लाख से नीचे नहीं मिलती। और 660 सीसी अगर इंपोर्ट भी करते हैं आप 2013 मॉडल या उससे, तो वो भी बहुत महंगी मिलेगी आज की तारीख में। मुझे पॉलिसियों का एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन अगर इस मॉडल की भी गाड़ी लें 660 सीसी तो मैंने सुना है उसकी कीमत भी काफ़ी है। हाँ जी, वो काफ़ी थी, बट वो मिलती थी, अब वो मिलेगी नहीं, क्योंकि नया एसआर होने के बाद तो जो यूज गाड़ियाँ हैं वो नहीं आया करेंगी जी, और आपको सिर्फ लोकल लेनी पड़ेंगी। लोकल लेनी पड़ेगी, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ होगी। अच्छा, मुझे एक चीज़ दिल पे हाथ रख के आपको बतानी पड़ेगी, क्योंकि आप बड़े रिव्यूज़ वगैरह करते हैं, गाड़ियों के बड़े मवाज़ने करते हैं, मैंने देखा है। तो बात यह है कि मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की ब्रांड न्यू गाड़ी असेंबल्ड बाय जितने भी हमारे यहाँ कंपनियाँ हैं बाहर की, वर्सेस 5 साल पुरानी जापान की गाड़ी चलाने के अंदर, वो 5 साल पुरानी जापान की गाड़ी क्यों ज़्यादा आरामदेह, नरम
और बेहतर महसूस होती है और हमारी ब्रांड न्यू गाड़ी में बैठते ही क्यों डगे जैसी महसूस होती है, ये बताएं। उसकी सर मेन रीज़न ये है कि हमारे यहाँ पे कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है जो कि उसको फोरसी करे। ऑन पेपर जरूर होगी बट प्रैक्टिकली आपकी गाड़ियों के अंदर मैं ये बता रहा हूं कि बहुत सी वैसे गाड़ियां दुरुस्त है ऐसी कि हैं उनकी जो 5 कि साल airbag पुरानी के गाड़ी बगैर हैं। उसी ब्रांड उसी मॉडल की जो है वो क्यों ज्यादा नरम महसूस होती है, ये बात सही है? इज इट अ राइट कोट? आप तो चलाते रहते हैं बहुत सारी गाड़ियां। सर बिल्कुल ठीक है। मैं अपने हर रिव्यू के अंदर ये बात बताता हूँ कि जापानीज गाड़ी का जो स्टैंडर्ड है ना, वो हमारी लोकली प्रोड्यूस जो प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं उनकी 660 सीसी गाड़ी में भी उससे ज़्यादा ऑप्शंस होती हैं और उसकी बिल्ड क्वालिटी उससे बेहतर होती है। और वही मेरा पॉइंट है कि हमारे यहाँ पे बेसिकली कंज्यूमर की जो क्वालिटी के ऊपर, राइट्स के ऊपर या एक मिनिमम रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड जो है ना, उनके ऊपर कोई खास अमल नहीं किया जाता। अगर किया जाए, मतलब आपको बता रहा हूँ, ये वाहिद मुल्क है मेरे ख्याल से दुनिया में जहाँ पे एयर बैग एज ऑप्शन दिए जा रहे हैं। दुनिया में आप कोई गाड़ी आप ऐसी प्रोड्यूस नहीं कर सकते जिसमें एयर बैग ना हो। हमारे मुल्क में अभी भी वो गाड़ियाँ चल रही हैं जिनमें ABS ब्रेक्स नहीं है। कई गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनमें मतलब लेफ्ट साइड का शीशा, या मैं हमेशा बताता हूँ सीट बेल्ट को भी आने में बड़े साल लगे हैं। सो हमारे यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं है। इसको बिल्ट क्वालिटी कहते हैं। अगर आप बाहर की किसी भी गाड़ी में बैठे हैं आपको बाहर का शोर नहीं आता, बिकॉज उसमें मटेरियल ऐसे यूज़ किए जाते हैं, इंसुलेशन की जाती है कि गाड़ी में आपको बाहर की नॉइज नहीं आएगी। मैं तो हैरान होता हूँ ये जापान वाले जो हैं, क्या गाड़ी के ऊपर किस तरह से गाड़ी की हिफाजत करते हैं, इतनी साफ सुथरी गाड़ी भेजते हैं। हमारे यहाँ मैंने देखा है, हमारा भी खैर हिफाजत के अंदर आलम यह है कि 10 साल पुरानी गाड़ी की सीट पे से प्लास्टिक नहीं उतारते, लेकिन ऐसा महसूस होता है पाकिस्तान में असेंबल हुई हुई गाड़ी के अंदर बैठते ही जैसे किसी मुकामी किस्म की किसी चीज़ के अंदर बैठ गए। माजरत के साथ छोटी सी एक ब्रेक लेनी है, आप अपनी मुस्कुराहट को किसी तरह रोक, लेकिन बात यह है कि हकीकत तो यही है और बहुत सारे लोगों को इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही। छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अपने मौजू पर गुफ्तगू जारी रखेंगे। इस मुल्क में दो तरह के लोग बसते हैं, एक फाइलर और एक नॉन फाइलर। हुकूमत ने चलें एक अच्छा इकदाम किया कि नॉन फाइलर्स को कम से कम एक सतह की गाड़ी लेना अलाउ कर दी। इससे पहले अगर टैक्स अथॉरिटीज़ पे भरोसा ना होने की वजह से लोग फाइल नहीं करते थे तो उनको सज़ा ना दी जाए। ख़ास तौर पे हमारे मुल्क के अंदर बुज़ुर्गों पे, हाउस वाइफ्स पे और बहुत सारे माइनर्स भी, उनके लिए आसानी पैदा करनी चाहिए। ये बड़ा एक अहम मौजू है। और सुनील साहब, बात यह है, ब्रेक पे जाने से पहले तो आपने बहुत सारी चीज़ों की निशानदेही की। मेरी ऐसी राय ये है कि नॉन फाइलर वाला सिलसिला यहाँ पे नहीं रखना चाहिए, स्पेशली एक इतनी ज़्यादा हाईली और हैवीली टैक्स्ड इंडस्ट्री जो कि इतना रेवेन्यू कमा के गवर्नमेंट को देती है, यहाँ पर भी तफरीक कर देना फाइलर नॉन फाइलर में, मेरे ख्याल ना सिर्फ के गैर जिम्मेदाराना है बल्कि पेचीदगी में इजाफा करने की तरह है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए सर, मैं फिर वही पॉइंट है कि जो भी पॉलिसी हो उसको कंसिस्टेंट होना चाहिए। पिछले 4 महीने में 3 दफ़ा ये रिवर्स हुआ है। कभी कहते हैं जी फाइलर गाड़ी खरीद सकता है, कभी कहते हैं नॉन फाइलर खरीद सकता है, फिर फाइलर नॉन फाइलर। और एक ऐसी हिजान की कैफियत है कि आप किसी शोरूम पे भी जाए ना गाड़ी बुक कराने, तो उनको खुद श्योरिटी नहीं है कि फाइलर गाड़ी बुक करा सकता है कि नॉन फाइलर करा सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब एक पॉलिसी अगर आप लेकर आ गए हैं कि नॉन फाइलर 1300 सीसी तक गाड़ी बुक करा सकता है, तो उस पर एक तो पहली बात है कि गवर्नमेंट जो है उसको स्टैंड करे, ये ना हो कि हफ्ते में 2 हफ्ते बाद, महीने बाद फिर चेंज कर दी जाए। लेकिन एट द सेम टाइम जब आप नॉन फाइलर के लिए गाड़ी खोल देते हैं तो एक जो बाजार गर्म हो जाता है ना गाड़ी को ऑन पे और प्रीमियम में बेचने का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जी। उसके बारे में गवर्नमेंट क्या करेगी ये देखने की बात है, बिकॉज वो आप अगर गाड़ी जो जेन्युइन कस्टमर लेने जाता है उसको 4 से 5 महीने का टाइम दिया जाता है, उसको एक गाड़ी दिखाई जाती है कि अगर आपने ये लेनी है तो आप इस पर प्रीमियम दे दें। अब एक आम बंदा, मैं एक दिन कोशिश कर रहा था, स्टडी कर रहा था कि वो लोग कौन है जो गाड़ी पे ऑन देते हैं, बिकॉज मैं तो कभी प्रीमियम पे गाड़ी ना लूं। मेरे ख्याल से तो अभी भी गाड़ियां जिस प्राइस पे मिल रही हैं उससे ज़्यादा उनकी वैल्यू से ज़्यादा है, तो प्रीमियम क्यों देते हैं लोग? जी। सो रिसर्च ये निकली है कि लोग जो प्रीमियम देते हैं, जिनका बच्चा स्कूल जाता है, जिनको गाड़ी इस्तेमाल करनी है, कोई कॉलेज जा रहा है, किसी को बेटी को शादी पे देनी है, तो लोगों के पास एक टाइम कंस्ट्रेंट होता है, उनको उसी टाइम में गाड़ी खरीदनी है। और समझ लें कि इस तरह किसी ने अगवा करके रैंसम के ऊपर एक्स्ट्रा पैसे मांगता है, जी। इसी तरह उनसे गाड़ी के ऊपर ज्यादा गाड़ियां जो है मैंने जो देखा है वो छोटी ईद यानी मीठी ईद से पहले ली जाती हैं ताकि रिश्तेदारों को जलाया जा सके और उनके जज्बात को मजरूह करने के लिए घर के बाहर गाड़ी खड़ी की जाए छोटी ईद पर। ज्यादातर मैंने यही देखा, सबसे हाईएस्ट डिमांड तब होती है, लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है। जी।
सो परचेज साइकिल है बेसिकली ईद से पहले हमारे यहाँ एक त्योहारों पे ली जाती है गाड़ी, फिर एक जनवरी फरवरी में एक साइकिल आती है उसमें ली जाती है। तो जब भी परचेज साइकिल आती है, जिस तरह सेशन शुरू होता है यूनिवर्सिटी कॉलेज का लोगों ने लेना होता है या शादी ब्याह का सीजन होता है, सो मेरा पॉइंट ये है कि जब एक टाइम कंस्ट्रेंट पे लोगों को गाड़ी लेनी होती है तो उनको ऑन पे या प्रीमियम पे लेनी पड़ती है। और उसकी रीज़न ये है कि आप जब नॉन फाइलर ने गाड़ी बुक कराई हुई है, वो गाड़ी जो है ईजिली अवेलेबल है मार्केट में उनके लिए जो गाड़ी बुक करा के खड़ी करें, तो गवर्नमेंट को उसके ऊपर भी इकदाम करना चाहिए कि वो किस तरह है। उसमें डिफरेंट किस्म की सजेशन है कि गाड़ी जिसके नाम बुक हो उसी के नाम रजिस्टर रहे थोड़े अरसे के लिए, या डिफरेंट सजेशन आ सकती हैं। बट मेरे ख्याल से ये देखना पड़ेगा कि कंज्यूमर के पास क्या पावर है या क्या नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये ब्रेक पे जाने से पहले भी मुख्तसरन इस पर बात हुई और ब्रेक के दौरान भी आपने थोड़ा सा समझाया कि ये एक मुनफरिद मुल्क है पाकिस्तान जहाँ पर 0 मीटर गाड़ी 0 मीटर नहीं होती। क्या माने, मुझे समझ में नहीं आई। 0 मीटर गाड़ी तो हम जाते हैं शोरूम से 0 मीटर गाड़ी लेकर आते हैं, इसमें क्या कोई बात है अंदर? नहीं, ये मिसकंसेप्शन है। आप जितने भी कस्टमर हैं, मैं हमेशा अपनी हर वीडियोस में हर रिव्यू में बात करता रहता हूँ और करता रहूँगा जब तक वाकई वो गाड़ी आपको 0 मीटर नहीं मिलेगी। आप किसी भी गाड़ी को देख लें, जाके आप उसका मीटर नोट करें, कोई 40 किलोमीटर, कोई 80 किलोमीटर, कोई 70 किलोमीटर चली होती है। रीज़न ये है कि आप अगर अपने इर्द गिर्द शहर में देखें तो जितनी डीलरशिप हैं उनके ऊपर जब गाड़ियाँ आती हैं कंज्यूमर को डिलीवरी के लिए, तो वो चला के लाई जाती हैं। उससे पहले वो अगर कराची से फैक्ट्री है तो कराची से ट्रक अड्डे तक आती हैं, ट्रक अड्डे से चल के शोरूम्स पे जाती हैं, जिनमें सड़क पे गाड़ी लग भी सकती है, रोड कंडीशन पे कुछ भी हो सकता है, और कंज्यूमर को वही गाड़ी जो कि चली हुई दी जाती है। मेरे ख्याल से ये गवर्नमेंट को चाहिए कि दे विल मेक श्योर कि दे फोर्स ऑल द मैन्युफैक्चरर्स टू डिलीवर 0 मीटर कार टू द कंज्यूमर, बिकॉज वो आपको 0 मीटर के पैसे दे रहा है। आप उसके ट्रांसपोर्टेशन का मीन खुद अरेंज करें, उसको ट्रक पे लेके जाएं, जिस तरह भी लेके जाएं, बट कंज्यूमर को 0 मीटर गाड़ी ज़रूर दें, धोखा ना दें। ये बड़ी अहम बात आपने बताई है, यकीन करें मेरी तो आंखें खुल गई। हम तो यही सोच रहे होते हैं भाई कि हम शोरूम पर गए तो ये गाड़ी बिल्कुल नई नवेली होगी, इसको कभी किसी ने छुआ नहीं होगा, कभी किसी ने हाथ नहीं लगाया होगा, इस तक के कभी किसी ने देखा भी नहीं होगा हमसे पहले। नहीं, वो आपको इसीलिए क्योंकि पता नहीं होता। इसके बाद आप जब भी किसी शोरूम पे जाएंगे, आप गाड़ी देखें 70, 50, 40, 60 किलोमीटर चला के आपको गाड़ी दी जाती है और आपको कहा जाएगा कि जिसकी रनिंग की जाती है, जबकि न्यू टेक्नोलॉजी में या इस वर्ल्ड में रनिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। टेस्टिंग, क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग की है हमने। वो क्वालिटी कंट्रोल सड़क पे की जाती है अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, जिसमें आपको सरिये वाली गाड़ियाँ, गधा गाड़ियाँ, रेडियाँ, मोटरसाइकिल, साइकिल सब शामिल हैं। ये बड़ी जो है ऑड रेवलेशन है। पहले जैसे आपने सोशल मीडिया पर तो इसका जिक्र किया, मेरे ख्याल मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर ये बड़ी अहम बहस अब छिड़ेगी। अच्छा, एक चीज़ आपसे मैंने ये भी जाननी थी कि प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी पाकिस्तान के अंदर वो ये है कि अगर इंपोर्टेड गाड़ियों को देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों में एक अजीब सी एक नेगेटिव किस्म के सेंटिमेंट्स हैं। लोग अमूमन मुझे नेगेटिव कहते हैं, मनफी सोच का शख्स कहते हैं, लेकिन मैंने यहाँ देखा है कि कोई भी शख्स अगर अच्छी गाड़ी चला रहा हो तो वो एक बड़ी परेशानी को फेस करता है। नंबर 1, अगर वो लग्जरी गाड़ी चला रहा है तो उसे नफरत की निगाह से देखा जाता है पाकिस्तान के अंदर, और लग्जरी गाड़ियों को भी नफरत की निगाह से देखा जाता है। और कोई बेहतरीन इंतखाब की गाड़ी हो तो उसको किसी ना किसी तरीके से उसकी इंपोर्ट को रोकने के लिए उस पर या तो ड्यूटियाँ बढ़ा दी जाती हैं या उसके ख़रीदारों के लिए तकालीफ और परेशानियाँ बढ़ा दी जाती हैं। तो बेहतरीन चीज़ का इंतखाब करना तो अच्छी चीज़ है, तो इसमें क्या खामी ख़राबी है अगर लग्जरी गाड़ियाँ पाकिस्तान में आती हैं? देखें, अगर जहाँ तक गवर्नमेंट के उस परस्पेक्टिव से देखा जाए तो जब से ये नई गवर्नमेंट आई है उन्होंने हर पुरतईस चीज़ जो कि आपके लग्जरीज में आती है जी, उनकी इंपोर्ट को जो है मुश्किल किया है। और उसकी रीज़न उनके पास ये है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट पे जो आपका एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है डॉलर की डिमांड का, तो वो उसको कम करना चाहते हैं। बट एट द सेम टाइम वो इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर रहे कि इसके साथ एक हैवी रेवेन्यू भी अटैच्ड है। अगर आप इंपोर्टेड यूज गाड़ी की बात करें तो ठीक है, आपने उसकी इंपोर्ट को बंद किया कि जी डॉलर पे प्रेशर पड़ता है, डॉलर की प्राइस ऊपर जाती है। आप ये भूल रहे हैं कि आप उससे जो मिलियंस ऑफ डॉलर का रेवेन्यू भी जो है कलेक्ट करते थे, अब वो रेवेन्यू आपको नहीं मिलेगा। जहाँ तक आगे सड़क के ऊपर आम आदमी जो है वो बड़ी गाड़ी को बुरी नज़र से देखता है या किसी पुरतेज गाड़ी को बुरी नज़र से इसलिए देखता है बिकॉज हमारे यहाँ पे इतनी डिस्पैरिटी है। अमीर से अमीरतर होता जा रहा है, गरीब से गरीब होता जा रहा है, से भी हसद करता है। ये एक मुनफरिद सिचुएशन है। ऐसे हालात मैंने कम ममालिक में देखे हैं जहां अमीर भी अमीर से हसद करता है, और शायद मैं कहूँगा दुनिया भर के अंदर ही शायद ये फिनोमिना हो, लेकिन यहाँ पर ज़रूर प्रिवेल कर रहा है। अच्छा, मैं जाते जाते एक चीज़ आपसे पूछता जाऊँ, बात ये न्यू एंट्रेंट्स का आपने बार बार जिक्र किया। प्रॉब्लम ये है कि अगर न्यू एंट्रेंट्स के ऊपर भी क्वालिटी कंट्रोल का चेक नहीं लगाया गया तो फिर मसले मसाइल पैदा हो जाएंगे। मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखें, ये एक ऐसा है जिसे आप कहते हैं ना कि एक बुल है, वो अनगाइडेड मिसाइल जा रहा है, आपने उसको गाइड करना है। इसी तरह अगर आप अपनी ऑटो इंडस्ट्री को देखें तो यस, नॉन न्यू एंट्रेंट जरूर आ रहे हैं, बट यू हैव टू हैव अ पॉलिसी इन प्लेस जिसमें कंज्यूमर राइट्स
क्वालिटी कंट्रोल और एक ऐसा रेगुलेटर जो कि उसको फोरसी करे कि जो मार्केट में गाड़ियां दी जा रही हैं क्या वो इस काबिल हैं कि इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड को पूरा करें, और कंज्यूमर के राइट्स को कौन डिफेंड करेगा। एक इदारा है मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि काफ़ी फ़ाल है और वो पिछले साल से उसने ऑटो सेक्टर के बारे में एक हेयरिंग भी की थी। एंड आई होप कि मतलब जिस तरह अगर आप बैंक में जाते हैं तो स्टेट बैंक एक बहुत अच्छा रेगुलेटर है और उसकी आप अगर कोई भी चीज़ें लिखी हुई हैं कि अगर वो आपसे करेंसी नोट नहीं ले रहे तो आप स्टेट बैंक को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह ऑटो रिलेटेड भी एक रेगुलेटर हो जो बड़ा इफेक्टिव हो और कंज्यूमर जो है वो अपनी आवाज़ जो है वहाँ पे रजिस्टर करा सके, उसको कोई कंप्लेनर वो करा सके, क्योंकि अभी जहाँ ये बड़ी अहम बात आपने की है। हाल है आप किसी भी सुनील मंच साहब, मेरे पास वक्त आज मुख्तसर था, मेरे ख्याल से बहुत सारे मौजूआत को हमने कवर कर लिया। आपका बहुत शुक्रिया, आपके साथ शामिल हुए। ये बड़ी अहम नुक्ता आपने रेस किया है कि हमारे मुल्क के अंदर एक रेगुलेटिंग बॉडी ऐसी होनी चाहिए जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन स्पेशली विद रिगार्ड्स टू ऑटोमोबाइल होनी चाहिए। नाज़रीन, वेट फॉर योर मैसेज ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।